बिग एम मेथड व्हेन कंस्ट्रेंट्स हैव इक्वालिटी, यानी कि जब आपके कंस्ट्रेंट्स में कोई ऐसा कंस्ट्रेंट हो जिसमें इक्वालिटी हो तो उस वक्त बिग एम मेथड कैसे इस्तेमाल होता है। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एग्जांपल ले आते हैं। ये हमारे पास एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है जिसमें हमने प्रॉफिट फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट। अब अगर आप पहली कंस्ट्रेंट को देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। दूसरी कंस्ट्रेंट को देखें तो ये इक्वलिटी के फॉर्म में है, और थर्ड कंस्ट्रेंट ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है। तीनों कंस्ट्रेंट्स डिफरेंट है, ये मिक्स प्रॉब्लम है, इसलिए बिग एम मेथड इस्तेमाल हो सकता है। अब जब हम इनको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे तो जैसे कि हमें पता है अगर लेस देन इक्वल टू हो तो इक्वेशन में कन्वर्ट करके हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस s1 इज इक्वल टू 20, यानी कि यहाँ पे स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देंगे। इक्वालिटी के केस में हम क्या करते हैं, x प्लस जेड प्लस a1, हम सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल है, इसलिए ना हम कोई स्लैक वेरिएबल ना ही कोई सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है y प्लस z। अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है, इसलिए यहाँ सरप्लस वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस होगा और आर्टिफिशियल वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस होगा, इज इक्वल टू 10। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जब लेस देन इक्वल टू हो तो सिर्फ स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, अगर इक्वालिटी है तो फिर सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल वेरिएबल इंट्रोड्यूस होगा, और अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है उस केस में सरप्लस वेरिएबल भी आएगा और साथ में आर्टिफिशियल वेरिएबल भी आएगा। अब जो प्रॉफिट फंक्शन है इसमें जितने भी आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है उसको हमने प्रॉफिट फंक्शन में अ वेरी लार्ज नंबर m के साथ इंट्रोड्यूस करना है। हमारे पास दो आर्टिफिशियल वेरिएबल है a1, तो हम लिखेंगे माइनस m टाइम्स a1 और माइनस m टाइम्स a2। जितने आर्टिफिशियल वेरिएबल होंगे उतने ही यहाँ पे m के साथ प्रॉफिट फंक्शन में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात मेंशन करना ज़रूरी है कि इनमें मौजूद जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे के सारे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं, इनमें से कोई वेरिएबल भी नेगेटिव नहीं है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं x, y, z, a1, a2, s1 और s2, ये सारे के सारे वेरिएबल शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद अब हम इसका प्रिलिमिनरी सिंप्लेक्स टेबलो बनाएंगे और सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो हमारा प्रिलिमिनरी टेबलो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो ये इस तरह से बन जाएगा जिसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कंस्ट्रेंट को शो कर रहा है, सेकंड रो सेकंड कंस्ट्रेंट को, थर्ड रो थर्ड कंस्ट्रेंट को, और जो ये फोर्थ रो है ये शो कर रहा है हमारा प्रॉफिट फंक्शन को। इसको हम इस तरह से पार्टीशन कर देंगे, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन है और ये हमारा प्रॉफिट फंक्शन की लाइन है। ये प्रिलिमिनरी टेबलो इसलिए है क्योंकि अभी हमारे पास कोई बेसिक वेरिएबल्स नहीं है सिवाय s1 और p के। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमने यहाँ से इन m को एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे माइनस m, बल्कि मैं ऑपरेशन थोड़ा सा नीचे मेंशन कर देती हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। तो यहाँ पे हम करेंगे माइनस m टाइम्स, क्योंकि इस m को एलिमिनेट करना है, इसका मतलब ये जो हमारे पास रो 2 है इसको माइनस m से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर इसको हम प्लस करेंगे किस रो में, ये हमारा रो है रो 4, रो 4 में प्लस करेंगे, चेंज आएगा रो 4 में। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, उसके बाद नया मैट्रिक्स लिख लेते हैं इस ऑपरेशन को करने के बाद। तो ये हमारा न्यू मैट्रिक्स आ जाएगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, जहाँ पे हमने ये वाली ऑपरेशन लगा ली है। इस मैट्रिक्स में बाकी सारे सेम है, सिर्फ लास्ट रो चेंज हुआ है। और यहाँ पे आप देखें जहाँ पहले a1 के कॉलम में m था अब वहाँ पे 0 है। नेक्स्ट स्टेप है इस m को एलिमिनेट करना है, तो इसके लिए हमें रो ऑपरेशन करना पड़ेगा माइनस m टाइम्स r3, यानी रो 3 को अब हमने
माइनस m से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि इस m को हमने एलिमिनेट करना है, तो इसके ऊपर यहाँ 1 है। इसको माइनस m से मल्टीप्लाई करके इसको R4 में प्लस करेंगे तो चेंज आएगा R4 में। तो इस ऑपरेशन के बाद हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट रो चेंज हो गई है, बाकी सारा अभी भी सेम है। और जहाँ से हम A1 के कॉलम से और A2 के कॉलम से हमने m को एलिमिनेट करना था वो एलिमिनेट हो गए हैं। अब अगर इसको देखें तो हमारे पास बेसिक वेरिएबल्स हैं S1, इसी तरह A1 और A2 और P, ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, जबकि बाकी सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। जब नॉन बेसिक वेरिएबल्स को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन बेसिक वेरिएबल्स के अगेंस्ट बेसिक सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तो ये हमारा इनिशियल टेबलू है। अब नेक्स्ट स्टेप है पिवटिंग का। तो सबसे पहले हम इसमें से आइडेंटिफाई करेंगे कि मोस्ट नेगेटिव नंबर कौन सा है। -m-1, -m+1, -2m -3 और यहाँ पे बाकी पॉजिटिव हैं। तो इन तीनों में से ये वाला नंबर मोस्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हमारा पिवट कॉलम होगा। हम रेशो लेके देखते हैं इस कॉलम के साथ। 20:0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 5:1 5 आ जाएगा और 10:1 क्या आ जाएगा 10। तो इसमें से 5 स्मॉलर है, इसका मतलब ये हमारा पिवट एलिमेंट होगा। अब हमने इस एलिमेंट के ऊपर नीचे बाकी सारे नंबर्स को ज़ीरो बनाना है। ऊपर तो पहले ज़ीरो है, इनको ज़ीरो बनाना है। तो इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, R3 में से हमें माइनस करना पड़ेगा R2 को, तो चेंज आएगा रो 3 में। इसी तरह से इसको ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा R4 प्लस 2m प्लस 3 R2, यानी R2 को हमने 2m प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है और इसको R4 में प्लस करना है, तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। तो ये दो ऑपरेशंस करते हैं। तो इन ऑपरेशंस को जब हम परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये वाला ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने दोबारा से देखना है कि मोस्ट नेगेटिव नंबर अब यहाँ पे क्या हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही नेगेटिव नंबर बचा है और वो ये है। तो इसका मतलब अब हमारा पिवट कॉलम ये वाला होगा। रेशो लेके देखते हैं। फर्स्ट के केस में 20 आएगा, सेकंड के केस में इन्फिनिटी आ जाएगा और 5 के नेक्स्ट केस में 5 आ जाएगा। सेकंड वाला केस अनडिफाइंड है इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिख रही। तो थर्ड में 5 आ रहा है, तो इन दोनों में से 5 स्मॉलेस्ट रेशो, इसका मतलब ये हमारा पिवट एलिमेंट होगा। अब इस पिवट एलिमेंट के ऊपर नीचे हमने ज़ीरो बनाना है। ऊपर वाले 1 को ज़ीरो बनाने के लिए हमें करना पड़ेगा R1 माइनस R3। रो 1 में से रो 3 को माइनस करेंगे तो रो 1 में चेंज आ जाएगा। इसको ज़ीरो करने के लिए हमें करना पड़ेगा R4, यानी रो 4 में से हमें माइनस करना पड़ेगा -m टाइम्स m+1 टाइम्स R3, तो चेंज आएगा R4 में। तो इन ऑपरेशंस को हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। अब इसमें अगर हम लास्ट रो को देखें तो इसमें सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव हैं, कोई भी नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। अब अगर हम अपने इस मैट्रिक्स को देखें तो इसमें एक तो बेसिक वेरिएबल है y, दूसरा बेसिक वेरिएबल है z, तीसरा बेसिक वेरिएबल है S1 और फोर्थ बेसिक वेरिएबल है p। तो ये हमारे बेसिक वेरिएबल्स हैं, बाकी सारे नॉन बेसिक वेरिएबल्स हैं। यहाँ पे हम वैल्यूज लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 5, इसी तरह से z इज इक्वल टू 5 और S1 की वैल्यू है 15। इसी तरह से P हमारे पास है जिसको हमने मैक्सिमाइज करना था 10। बाकी यहाँ से आर्टिफिशियल से वेरिएबल रिमूव हो गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब y और z की 5 और 5 वैल्यूज होंगी और x की वैल्यू क्योंकि नॉन बेसिक वेरिएबल है तो x वुड बी इक्वल टू 0। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5 और z की वैल्यू 5
जबकि S 115 होगा तो हमारा प्रॉफिट फंक्शन P जो है वो 10 के इक्वल आएगा। तो हम अपना ओरिजिनल फंक्शन यहाँ पे लिखते हैं। इस फंक्शन में से हमने यहाँ पे हमारे पास जो बेसिक वेरिएबल आर्टिफिशियल वेरिएबल्स है वो रिमूव हो गए हैं। अब इस फंक्शन के अंदर अगर हम वैल्यूज़ को पुट कर दें तो P इक्वल टू आ जाएगा। वैसे हमारे पास यहाँ भी वैल्यू आ गई है, इसमें पुट करके बस सिर्फ चेक करना है। x की वैल्यू है 0 माइनस y की वैल्यू है 5 प्लस 3 टाइम्स z की वैल्यू भी है 5 माइनस ये, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल 0 हो गए हैं तो ये भी 0 ही हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा -5 प्लस 15 विच इज़ इक्वल टू 10। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारा मैक्सिमाइज हो गया जिसकी वैल्यू है 10। तो आज हमने देखा कि बिग एम का मेथड हम इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास इक्वालिटी वाले कंस्ट्रेंट्स हों तब भी।